हेलो एवरीवन। आइए आज की क्लास में हम पढ़ते हैं मॉडल्स जिसे हिंदी में आदर्श सहायक क्रिया भी कहा जाता है। सहायक क्रिया जैसे कि आपने टेंस में पढ़ा है, जिसको हम इंग्लिश में हेल्पिंग वर्ब बोलते हैं, यानी जो टेंस को शो करने के लिए सेंटेंसेस में लगती है उसको हिंदी में सहायक क्रिया और इंग्लिश में हेल्पिंग वर्ब कहा जाता है। और मॉडल्स होते हैं आदर्श सहायक क्रिया, मतलब ये सहायक क्रिया या हेल्पिंग वर्ब का काम तो करते ही हैं और साथ में इनका अपना एक विशेष अर्थ होता है, एक विशेष भाव होता है। तो ऐसी सहायक क्रिया जो भावयुक्त अर्थ प्रकट करती है आदर्श सहायक क्रिया कहलाती है। इसका प्रयोग मेन वर्ब से पहले किया जाता है, मेन वर्ब से पहले हेल्पिंग वर्ब के स्थान पर किया जाता है और यह अलग अलग भाव को व्यक्त करती है, जैसे आज्ञा, संभावना, निश्चितता, आवश्यकता। मॉडल्स में जितने मॉडल्स हैं उनमें से नीड और डेयर, ये दो मॉडल ऐसे हैं जिनका प्रयोग आप मेन वर्ब की तरह भी कर सकते हैं और हेल्पिंग वर्ब की तरह भी कर सकते हैं, इसलिए इनको मॉडल वर्ब कहा जाता है। आइए देखते हैं कौन कौन से मॉडल्स हैं। कैन, कुड, मे, माइट, विल, वुड, शैल, शुड, मस्ट, आउट टू, यूज टू, हैव टू, नीड, डेयर। मेनली इतने ही मॉडल्स हैं। इनमें आइए सबसे पहले देखते हैं शैल का प्रयोग। शैल नॉर्मली यदि आपने टेंस पढ़ा होगा तो आपको मालूम होगा कि सामान्यतः भविष्यकाल या फ्यूचर टेंस को व्यक्त करने के लिए शैल का प्रयोग आई और वी फर्स्ट पर्सन के साथ किया जाता है। जैसे हम उसे लेने जाएंगे, वी शैल गो टू रिसीव हिम स्टेशन, ये शैल है। मैं बाज़ार नहीं जाऊंगी, आई शैल नॉट गो टू मार्केट, क्या हम उसे आमंत्रित करेंगे, शैल वी इनवाइट हिम। हम कब पानी भरेंगे, व्हेन शैल वी फिल वाटर। तो ऐसे सिंपल फ्यूचर टेंस को व्यक्त करने के लिए आपको शैल का प्रयोग करना होता है। आगे बढ़ते हैं और सेकंड रूल देखते हैं कि यदि आप सेकंड और थर्ड पर्सन के साथ शैल का प्रयोग करते हैं तो ये आश्वासन, प्रतिज्ञा, आज्ञा या दृढ़ निश्चय का भाव व्यक्त करता है। तुम इसे करोगे, यू शैल डू इट। यू शैल डू इट का मतलब तुम इसको करोगे ही, बाध्यता है। वे अब मेरी चीज़ों को दोबारा नहीं छुएंगे, दे शैल नॉट टच माई थिंग्स अगैन, वो मेरी चीज़ों को दोबारा नहीं छुएंगे, ये आज्ञा है। तुम कोई पुरस्कार मांगो, वह तुम्हें मिलेगा, यह एक दृढ़ निश्चय है कि आप कुछ भी मांगिए मैं आपको दूंगी। इसी के बाद अगला रूल है कि यदि आप सेकंड या थर्ड पर्सन के साथ शैल का प्रयोग करते हैं तो ये सेंटेंस के अनुसार, सेंटेंस के भाव को आपको थोड़ा सा समझना पड़ेगा। सेंटेंस के अनुसार ये सलाह देने या सलाह लेने के लिए भी काम में आता है। एग्जाम्पल देखिए, मिस्टर शर्मा ने मुझसे पूछा कि मैं कौन सी कंपनी का टीवी खरीदूं। मिस्टर शर्मा आस्क्ड मी टीवी ऑफ विच कंपनी शैल आई बाय। सलाह मांग रहे हैं। उसने मुझसे कहा क्या मैं डॉक्टर को ले आऊं, ही टोल्ड मी शैल आई फेच द डॉक्टर। तो ये सलाह मांग रहे हैं। उसने पूछा क्या हम नाचेंगे, ही आस्क्ड शैल वी डांस। तो इस तरह सलाह देने या लेने के लिए भी आप शैल का प्रयोग कर सकते हैं। आगे है विल। ठीक शैल की तरह विल भी सेकेंड या थर्ड पर्सन के साथ सामान्य भविष्यकाल को व्यक्त करने के लिए काम में आता है। वे कल दिल्ली जाएंगे, दे विल गो टू दिल्ली टुमारो। सोहन कल आम तोड़ेगा, सोहन विल प्लक मैंगो टुमारो। तो इस तरह से सिंपल फ्यूचर टेंस को बताने के लिए विल का प्रयोग किया जाता है। दूसरा है फर्स्ट पर्सन के साथ अगर आप विल का प्रयोग करते हैं, जो कि आजकल बहुत ज़्यादा है, आई और वी के साथ आप विल लगा लेते हैं। तो यदि आप आई और वी के साथ विल का प्रयोग करते हैं तो यह इच्छा, इरादा, निश्चय, प्रतिज्ञा या धमकी को व्यक्त करता है। मेरी इच्छा है या मेरा पक्का इरादा है, पक्का निश्चय है, या मैं प्रतिज्ञा करता हूँ या मैं धमकी देता हूँ, तो विल जो है ये उल्टा लगेगा। आपको जिन वस्तुओं की आवश्यकता है उसकी पूर्ति मैं करूँगा। आई विल सप्लाई द थिंग्स यू नीड।
हम अंत समय तक लड़ेंगे, वी विल फाइट टिल लास्ट, मतलब ये हमारी प्रतिज्ञा है कि हम आखिरी समय तक लड़ेंगे। तो इसके लिए विल का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट रूल है कि यदि आप प्रेजेंट टेंस का सेंटेंस बना रहे हैं, प्रेजेंट टेंस में जब बात कर रहे हैं, तो अगर आप किसी से बात कर रहे होते हैं तो जनरली हम किसी से रिक्वेस्ट करते हैं तो ये बोलते हैं कि आप ये कर देंगे क्या, आप प्लीज़ उसको पास कर देंगे क्या। तो इस तरह के जो पोलाइट रिक्वेस्ट आप करते हैं, इसके लिए आपको विल का प्रयोग करना है। क्या आप एक प्याला चाय लेंगे, विल यू हैव अ कप ऑफ टी। क्या आप कृपा कर यह पत्र डाक में डाल देंगे, विल यू पोस्ट दिस लेटर फॉर मी प्लीज़। तो ये रिक्वेस्ट बताने के लिए विल का प्रयोग किया जाता है। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं शैल का पास्ट टेंस है शुड। शुड का प्रयोग कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में शैल के पास्ट टेंस के रूप में किया जाता है। कॉम्प्लेक्स सेंटेंस यदि अभी तक आपने नहीं पढ़ा है तो आप जनरली ये जान लीजिए कि दो या दो से अधिक वाक्यों को जोड़कर बनाया गया लंबा सेंटेंस कॉम्प्लेक्स सेंटेंस कहलाता है। और इसमें पास्ट टेंस, यदि आपको शैल का पास्ट टेंस लिखना है तब फिर आप शुड का प्रयोग करेंगे। शिक्षक ने हमें निर्देश दिया कि हमें नियमित होना होगा। द टीचर इंस्ट्रक्टेड अस दैट वी शुड बी रेगुलर। सलाह लेने या सलाह देने के लिए भी वर्तमान काल में शुड का प्रयोग किया जाता है, जिसका अर्थ होता है चाहिए। और ये बातचीत की भाषा में या भावना को दर्शाने के लिए शैल की अपेक्षा शुड जो है ये ज़्यादा इफ़ेक्टिव होता है। आपको डॉक्टर से तुरंत सलाह लेनी चाहिए, यू शुड कंसल्ट द डॉक्टर एट वंस। बालकों को इस गंदी जगह पर नहीं खेलना चाहिए, चिल्ड्रन शुड नॉट प्ले एट दिस डर्टी प्लेस या एट द डर्टी प्लेस। आपको नियमित व्यायाम करना चाहिए, यू शुड टेक एक्सरसाइज डेली। ये सारे सेंटेंसेस अगर आप देखें तो ये सलाह देने के लिए हैं। मैं क्या करूं, वॉट शुड आई डू। सलाह लेने के लिए भी आप शुड का प्रयोग कर सकते हैं। नेक्स्ट रूल है कि यदि आप प्रेजेंट टेंस में बोल रहे हैं तो नैतिक कर्तव्यों को प्रदर्शित करने के लिए शुड का प्रयोग किया जाता है। नैतिक कर्तव्य क्या मतलब, जो काम हमको करना ही चाहिए। हमें सदा बड़ों का सम्मान करना चाहिए। वी शुड ऑलवेज रिस्पेक्ट अवर एल्डर्स। तुम्हें कभी धूम्रपान नहीं करना चाहिए, यू शुड नेवर स्मोक। उसे नियमित रूप से दवाएं लेना चाहिए, ही शुड टेक मेडिसिन रेगुलरली। हमें अपने टैक्स समय पर अदा करना चाहिए, वी शुड पे आवर टैक्स इन टाइम। तो नैतिक कर्तव्य बताने के लिए भी शुड का प्रयोग किया जा सकता है। आप शुड के साथ नैतिक कर्तव्य के लिए आउट टू भी लगा सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। निषेधात्मक आज्ञा के रूप में शुड का प्रयोग किया। निषेधात्मक मतलब क्या, निषेधात्मक यानी जो काम आपको मना हो, ऐसे आज्ञा के लिए भी आप शुड का प्रयोग कर सकते हैं। इस दीवार पर विज्ञापन नहीं लिखे जाने चाहिए, एडवर्टाइजमेंट शुड नॉट बी रिटन ऑन दिस वॉल। लोगों को सड़े फल नहीं खरीदना चाहिए, पीपल शुड नॉट बाय रॉटन फ्रूट्स। तुम्हें इस स्थान को गंदा नहीं करना चाहिए, यू शुड नॉट मेक दिस प्लेस डर्टी। नहीं करना है, निषेध है, ये आज्ञा दी जाती है तुमको कि ये काम तुम यहाँ पर नहीं कर सकते, तो इसके लिए शुड लगाया जाता है। कार्यालय में नियमों का उल्लंघन नहीं करना चाहिए, रूल शुड नॉट बी डिसओबेड इन ऑफिस। आगे बढ़ते हैं और अब देखते हैं वुड का प्रयोग। विल के पास्ट टेंस में वुड का प्रयोग किया जाता है लंबे सेंटेंसेस में। जैसे सरला ने कहा तुम्हें माताजी की सेवा करनी होगी, सरला सेड यू वुड सर्व मदर। मेरे मित्र ने मुझे लिखा कि वह 1 सप्ताह के बाद मेरे पास आएगा, माई फ्रेंड रोट टू मी दैट ही वुड कम टू मी आफ्टर अ वीक। शिक्षक ने बताया कि सभी को इस मीटिंग में बुलाया जाए, टीचर टोल्ड मी दैट ऑल वुड बी कॉल्ड इन दिस मीटिंग। आप देखिए, अगर आपको नहीं समझ में आ रहा हो तो टीचर टोल्ड मी ये पास्ट टेंस है और सभी को इस मीटिंग में बुलाया जाए मतलब मीटिंग अभी हुई नहीं है, होगी, तो दोनों का मिक्सचर है, इसलिए आपको यहाँ पर विल का पास्ट टेंस लगाना है। अधिकारी ने कहा कि तुम समय पर नहीं पहुँचोगे तो तुम्हें दंड दिया जाएगा। द ऑफिसर सैड दैट इफ यू वुड नॉट रीच इन टाइम यू वुड बी पनिश्ड। दो वुड नहीं लगाना हो तो आप यू नॉट रीच भी डायरेक्ट लिख सकते हैं।
किसानों ने बताया कि जुलाई तक खेत में बीज बो दिया जाएगा। फार्मर्स टोल्ड दैट सीड्स वुड बी सोन इन फील्ड इन जुलाई। जुलाई तक हो जाएगा, टिल जुलाई। वर्तमान काल में विनम्र प्रार्थना के लिए वुड का प्रयोग किया जाता है, जिसको हम विल से अधिक विनम्र मानते हैं। मतलब क्या है, अगर आप किसी फ्रेंड से रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि कर दोगे यार प्लीज़, तो उसके लिए आप विल लगा सकते हैं। लेकिन अगर आप किसी बड़े अधिकारी से बात कर रहे हैं, किसी ऑफिस में, या अपने प्रिंसिपल से बात कर रहे हैं अपने स्कूल में, या फिर किसी रेपुटेड पर्सन से, मिनिस्टर से, कलेक्टर से बात कर रहे हैं, तो जो पोलाइटनेस है वो आपकी ज़्यादा होनी चाहिए, विनम्रता ज़्यादा होनी चाहिए। और अधिक विनम्रता दर्शाने के लिए आपको वुड का प्रयोग करना है। क्या आप मुझे सिनेमा हॉल का रास्ता बताएंगे? वुड यू शो मी द वे टू थिएटर? क्या आप मेरे साथ चलना पसंद करेंगे? वुड यू लाइक टू कम विद मी? क्या आप मेरे साथ एक कप चाय लेंगे? वुड यू हैव अ कप ऑफ टी विद मी? क्या आप मुझे वह किताब देंगे? वुड यू गिव मी दैट बुक? क्या आप मेरा यह पत्र डाक में डाल देंगे? वुड यू पोस्ट माई लेटर? ये बहुत ज़्यादा, ये सारे वाक्य मैंने थोड़े जल्दी पढ़ दिए, आप देखिए। ये सारे वाक्य विनम्र प्रार्थना को दर्शाते हैं। आगे देखिए, वुड का प्रयोग यदि आप शर्तवाचक वाक्यों में कर रहे हैं पास्ट टेंस में, तो वुड हैव और वर्ब का थर्ड फॉर्म प्रयोग किया जाता है, जो कि नकारात्मक भाव को प्रदर्शित करता है। नकारात्मक मतलब नहीं हुआ है। देखें, यदि मैं भारत का प्रधानमंत्री होता तो प्रत्येक के लिए रोटी, कपड़ा और मकान का प्रावधान करता। इफ़ आई वर अ प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, आई वुड हैव प्रोवाइडेड फूड, क्लॉथ्स एंड हाउस टू एवरीवन। यदि मैं प्रधानमंत्री होता तो ऐसी व्यवस्था करता। मतलब ना तो मैं प्रधानमंत्री हूँ और ना ही ऐसी व्यवस्था हुई है। यदि मिस्टर शर्मा ने घूस दिया होता तो उनका प्रमोशन तत्काल हो जाता। If Mr. Sharma had given bribe, he would have got promotion at once. यदि ललिता ने शिक्षक का कहना माना होता तो वह अच्छे नंबरों से पास हो जाती। If Lalita had obeyed the teacher's order, she would have passed with good marks. अच्छे नंबरों से पास हो जाती। मतलब ललिता ने शिक्षक का कहना नहीं माना और उसके अच्छे नंबर नहीं आए। ऐसी कोई कल्पना आप करते हैं जिसका पूरे होने की कोई भी संभावना नहीं है। काश मेरे पंख हो जाते। वुड दैट। काश जो वर्ड है उसको इंग्लिश में बताने के लिए वुड के साथ दैट लगाया जाता है। वुड दैट, इसका एक्चुअल मीनिंग होता है काश। काश मेरे पंख होते तो मैं उड़ जाती। वुड दैट आई हैव विंग्स, आई वुड हैव फ्लोन। काश मेरे पास इस समय बहुत सा धन होता। वुड दैट आई हैव अ लॉट ऑफ मनी। काश वे मेरे साथ होते। वुड दैट दे आर विद मी। काश ईश्वर सामने होते। वुड दैट गॉड इज बिफोर मी। तो इस तरह से आज के वीडियो में हमने शैल, विल, शुड और वुड का प्रयोग देखा। उम्मीद करती हूँ कि आप इनका प्रयोग करने में कोई भी गलती नहीं करेंगे। उम्मीद है ये जानकारी आपको पसंद आई होगी। यदि ये जानकारी आपके थोड़े भी काम की है तो वीडियो को प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय।